नमल। मैं तुम्हें सादा ज़ुबान में समझाता हूँ। मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल करके अपनी मालूमात का रूप नहीं चढ़ूँगा। तुम्हें पता है मेरी आईपीपी कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये प्राइवेट और खुद मुख्तार इदारे हैं। तुम्हारे मालिक भी ऐसी ही एक कंपनी चला रहे हैं। ये लोग फ्रांस ऑयल से बिजली बनाकर हुकूमत को बेचते हैं। बदले में जब लोग बिल अदा करते हैं तो इस बिल से ये मज़ीद तेल ख़रीद कर मज़ीद बिजली बनाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन माशाल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान में अमीर लोग बिजली के बिल अदा नहीं करते। यूँ समझो कि 15 टुकड़े चाहिए हैं बिजली के मुल्क को, लेकिन बिल 13 का अदा हुआ है, तो अगली दफ़ा आईपीपी 13 टुकड़े बिजली बनाएगी। यूँ चंद घंटे की लोड शेडिंग हो जाएगी। मगर फिर हुआ यूँ कि 90 की दहाई में हमारी हुकूमत ने इन आईपीपीज़ के साथ मुआहदे किए, जहाँ बहुत सी कंपनियों समझो कि 2 रुपये की बिजली बनाकर हुकूमत को 4 रुपये में बेचना चाह रही थी। वहाँ हुकूमत ने इन आईपीपीज़ के साथ मुआहदा किया, जो 2 रुपये की बिजली हुकूमत को 20 रुपये में बेचती हैं, क्योंकि इन 20 रुपये का 10% इस शख्स की जेब में जाता है। उसको हम मिस्टर 10% कहते हैं। इससे भी ज़्यादा कानूनी बात सुनो मेरी एनजीओ। हुकूमत ने उनके साथ ये मुआहदा किया है, चाहे ये 1 टुकड़ा बिजली बनाएं, चाहे 15 टुकड़े, हुकूमत उनको उन्हीं 15 टुकड़ों की बिजली के पैसे देती रहेगी। अब ये कानूनी लोग हर साल 10 या 8 टुकड़े बिजली बनाते हैं। उनका क्या जाता है? जिन दिनों लोड शेडिंग ज़्यादा होती है उसकी वजह ये होती है कि हाशिम कारदार जैसे लोगों का मूड नहीं है ज़्यादा तेल खरीदने का, इसलिए ये कम बिजली बनाएंगे। ये होता है शॉर्टफॉल। ये है वो लाइन लाइसिस की गर्दान की हकीकत। पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग नहीं है, कोई बिजली का बहरान नहीं है। ये सिर्फ आईपीपीज़ हैं। जब उनको 15 टुकड़ों के पैसे मिल रहे हैं तो ये भले 1 टुकड़ा भी बनाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बोल बोल कर वो सांस लेने को रुका। हाशिम ने इशारा किया तो मैरी वापस मुड़ गई। अब तुम हमारे प्रोजेक्ट की मालूमात चाहते हो ताकि उसको लीक करके प्रोजेक्ट को सबूताश कर सको। पहले तुम्हारी ऑयल लॉबी की वजह से थरकोल को हुकूमत पैसे नहीं देती। मज़ीद कितना नुकसान दोगे तुम इस मुल्क को? तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है? दुख, सदमे और बेरहमी से वो बोला। हाशिम खामोशी से सुनता रहा। उसे कोई असर नहीं हुआ था। तुम्हारी तकरीर ख़त्म हो गई? मेरा जवाब ना में है। तुम जा सकते हो। फोल्डर बेजारी से वापस डाला। हाशिम चंद लम्हे चुभती नज़रों से उसे देखता रहा। तुम वो गुफ्तगू भूल गए हो गालिबन, जो पिछली दफ़ा यहाँ आकर मैंने की थी। गोद में रखी सादी की मुट्ठियाँ भींच गईं, मगर उसने खुद को ठंडा रखना चाहा। नहीं सादी, वो तुम्हें तोड़ना चाहता है, तुम नहीं टूटना। वो गुफ्तगू जिसमें तुमने मेरे खौफ से मुझे मफलूज कर दिया था, मैं वो एक एक लफ्ज़ दोबारा दोहरा सकता हूँ, मगर तुम्हें तकलीफ़ होगी बच्चे, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारा मोहब्बत का फ़लसफ़ा तुम्हारी ही तरह करप्ट है। तुम अपने महबूब लोगों को अपना ग़ुलाम बना कर रखना चाहते हो। तुमने कभी नौशरवान को बड़ा नहीं होने दिया। वो एक एक चीज़ के लिए तुम्हारा मोहताज है। तुमने शहरीन के साथ भी यही किया, उसे अपनी मर्ज़ी के सांचे में ढालने की कोशिश की। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो सब पसंद करते हैं। कंधे उचकाकर ज़ाहिर लापरवाही से बोला, दिल में उबलने वाले गुस्से को दबाने की कोशिश की। तुमने मुझे इसलिए नहीं बचाया कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम अपने भाई को गिल्ड से बचाना चाहते थे और मुझे उसकी कंपनी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मगर मैं रुक रुक कर बोला, मैं नौशरवान नहीं हूँ। हाशिम कोट का बटन बंद करते हुए उठा। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, सोच लो। मैं एक काम से जा रहा हूँ। मुझे वापसी पे ये कागज़ भरे हुए मिलने चाहिए, वरना तुम्हारी हठधर्मी की कीमत तुम्हारी बहन अदा करेगी। साथी ने सख्ती से मेज़ पे हाथ जमा दिए, फिर खुद को रोका। उसने 1 महीना इस दिन के लिए मशक की थी। वो इतनी जल्दी नहीं टूट सकता था। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जाओ अपने काम भुगताओ। 3 घंटे। हाशिम ने कलाई की घड़ी दिखाते हुए तंबीह की
और गार्ड्स को इशारा करता बाहर की तरफ बढ़ गया। चंद मिनट बाद वो वापस कमरे में मौजूद था, मगर अब की बार उन्होंने कमरे का सिर्फ शीशे का दरवाज़ा बंद किया, दूसरा लकड़ी का दरवाज़ा खुला रहने दिया। ये उसी दिन सदी को मालूम हुआ था कि उसके कमरे के 2 दरवाजे थे, लकड़ी का अंदर की तरफ खुलता, शीशे का बाहर की तरफ। लकड़ी के दरवाजे पे 2 लॉक्स लगे थे और शीशे वाले पे नंबर्स पैड, यानी वो कोड से खुलता था। अब वो बेड पे बैठा लाउंज नुमा कमरे में मुस्तैद गार्ड्स देखता रहा। फोल्डर्स और पेन बेड पे साथ रखा था और मैरी करीब खड़ी कह रही थी, वो जो कह रहा है करे कभी सही। जब मशवरा मांगूं तब देना, अभी मुझसे बात मत करो। मुंह फेर कर मैरी को बाहर जाने का कह दिया। हारून उबैद के घर के आरामदेह और कोजी लॉन्ग रूम में टीवी चल रहा था और वो सोफे पे बैठे चंद कागजात देख रहे थे। साथ अबदार बैठी गाहे बगाहे उसको देखती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। तभी ईरानी बिल्ली दौड़ती हुई आई और जिस लगाकर अबदार की गोद में बैठ गई। हारून ने खफगी से बिल्ली को देखा, फिर उसे, अभी अपनी बिल्लियों, घोड़ों और परिंदों को घर के अंदर मत लाया करो, टोका, मगर नरमी से, और कागज देखने लगे। अबदार ने तो जैसे सुना ही नहीं, आलती पालती करके ऊपर हो बैठी और बिल्ली कोई नरम खाल पे हाथ फेर कर कहने लगी, बाबा, आज आप इतने दिन बाद दोपहर को घर पे हैं। ऐसा करते हैं, मैं चाइनीज़ बना लेती हूँ, फिर हम साथ लंच करेंगे, ठीक? नहीं, मुझे एक लंच पे पहुँचना है अभी। याद आया, मिसेस कारदार ने एक वीकेंड पे हमें खाने पे बुलाया है, तुम चलोगी? और उन्होंने देखा ही नहीं कि चाइनीज़ का प्लान कैंसिल होने पे आबी की शक्ल और उसकी आंखों की जोत कैसे बुझ गई थी। हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया, मेरा दिल नहीं है जाने का। उस दिन भी तो गई थी ना हाशिम की इयादत के लिए, अब अगर वो लोग आएँ तो फिर जाऊंगी। रोज़ रोज़ जाते अच्छा नहीं लगता। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कागजात देखते रहे। आबदार सर झुकाए बिल्ली को सुस्त रवि से सहलाती रही। मिसेस कारदार को आपका तोहफ़ा कैसा लगा? आपने बताया नहीं। दिल को फिर से जोड़कर गुफ्तगू का आगाज़ किया। इतना कीमती ब्रेसलेट किसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस शेर की बात कर रही हूँ बाबा, जो आपने मुझसे लिखवाया था। मैंने तुम्हें अंग्रेज़ी में लिखने के लिए कहा था, तुमने फ़ारसी में लिख दिया। क्वीन को समझ आ गया होगा। खैर, कैसी हैं वो? आप लोग अभी भी अपने कार्डियल में साथ काम कर रहे हैं ना? तभी हारून का फ़ोन बजा। अबदार ने उचक स्क्रीन देखी। हाशिम कारदार कॉलिंग। ओह, पहले मैं बात कर लूँ। मैंने उसे उस दिन के बाद से कॉल बैक नहीं किया। उसने मोबाइल लेना चाहा, मगर हारून ने सख्ती से फ़ोन पीछे कर लिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है। एकदम सारे कागज़ छोड़कर वो फ़ोन कान से लगाए उठ गए। अबदार मुतअज्जिब सी बैठी रही, फिर कागज़ों को देखा। वो महज बिल्स थे। तो बाबा इतनी देर से हाशिम की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। बिल्ली को थपक कर बकाया और फिर नंगे पाँव सहज सहज कर चलती उनके पीछे आई। वो गैलरी से गुजरकर स्टडी रूम में चले गए थे और अब दरवाज़ा बंद था। वो दबे कदमों दरवाजे तक आई और उसे हल्का सा धकेला। बिना आवाज़ के वो दरवाज़ा ज़रा सा खुला। हारून दूसरी तरफ रुख किए बात कर रहे थे। आबदार आंखों में मासूम सी शरारत लिए सुनती रही। उसकी बर्थडे अगले माह थी। हाशिम उसकी सालगिरह पे अनोखे तोहफे भेजा करता था। बाबा भूल जाते थे तो क्या हुआ? हो सकता है इस साल वो तुम्हारा थरकोल वाला साइंटिस्ट कहाँ तक पहुँचा हाशिम? वो कह रहे थे तुम्हें यकीन है वो तमाम मालूमात फराहम कर देगा। ज़रा ठहरे, मैं उजलत इसलिए मचा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें चाइनीज़ रजिस्टर्ड कंपनी जल्द अज जल्द शुरू करनी है। वो नाखुशी से कह रहे थे। अबदार की आंखों की शोखी उलझन में बदली। मैंने लड़के को मुल्क से बाहर भेजने और उसको अपने सेफ हाउस में रखने में तुम्हारी जितनी मदद की, अब तुम भी उतनी ही जल्दी मुझे कोई रिज़ल्ट दो हाशिम। वो मुड़ने लगे थे। आबदार फ़ौरन उल्टे कदमों वापस भागी। अलबत्ता उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यकीनन बाबा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो किसी साइंसदान की हिफाजत कर रहे थे। मुझे क्या, मगर सर झटक देने से
वो सोचें झटकी नहीं जा सकती थी। वो जिस चेहरे के साथ गई थी उसके साथ वापस नहीं लौटी थी। हाशिम वापस आया तो गार्ड्स हथकड़ी लगे साथी को लिए उसके सामने आए और कुर्सी पर बिठाया। टांग पे टांग जमाए प्रोफर से बैठे हाशिम सरदार ने सर को खम दिया। हाशिम को देखता रहा। एक गार्ड्स ने कागजात लाकर मेज पे रखे और साथ कलम भी। 4 घंटे हो चुके हैं, तुमने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया? नॉर्मल अंदाज में सवाल किया। मैं जवाब दे चुका हूँ। लड़के की चुपती नज़रें उस पर जमी थी। क्या चाहते हो? तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने फ़ोन करूं? ओह साथी, अफसोस से सर झटका। क्यों मुझसे ऐसे काम करवाना चाहते हो जो करते हुए मुझे अफसोस होता है? साथी की आंखें सुर्ख हुई। बार बार मेरी बहन का नाम मत लो, वो बुराया था। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं अपनी फैमिली से बदजन हो जाऊँ, मगर ऐसा नहीं होगा हाशिम। हालांकि ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें भूलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है। अगर मेरा भाई खोया होता तो मेरे पास अफेयर चलाने का वक्त ना होता, मगर तुम्हारी बहन। वो एकदम भूखे शेर की तरह हाशिम पे चौटा। हथकड़ी में बंधे हाथों से उसका गिरबान पकड़कर उसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, मगर हाशिम ने सख्ती से उसे पीछे धकेला। गार्ड्स ने बर वक्त उसे काबू किया। वो सुर्ख पसीने से तर चेहरे से चिल्ला रहा था, अल्लाह गारत करे तुम्हें, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। उसकी सुर्ख आंखें गीली थीं और चिल्लाने के बायस आवाज़ बैठ गई थी। हाशिम ने नागवारी से कॉलर झटके। मैरी ने जल्दी से रुमाल ला दिया जैसे उसने गर्दन थपथपाई जहाँ जरा सी खराश पड़ गई थी। गार्ड्स सती को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहे थे। वो तेज़ तेज़ सांस लेता हाँफते हुए मुसलसल चिल्ला रहा था। हाशिम रुमाल रखकर चंद लम्हे संजीदगी से उसे देखता रहा। अपनी जज्बातियत को परे रखकर मेरी बात सुनो, कान खोलकर। आंखों में सख्ती लिए वो बोला था, तुम यहाँ अपनी गलतियों की वजह से हो। तुम्हें अपने से बड़े दुश्मन नहीं बनाने चाहिए थे, मगर तुमने बनाए। अब अपने ख़ानदान को अपनी गलतियों की सज़ा मत दो। 15 मिनट पहले मैंने तुम्हारी बहन को मैसेज किया था कि मुझे उससे मिलना है, घर में नहीं, एक होटल में। वो मोबाइल निकालते हुए बता रहा था। साथी गहरे गहरे सांस लेता नफरत से उसे देख रहा था। मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर उसे पिक कर लेगा। उसे नहीं मालूम कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। स्क्रीन उसके सामने की। उसका ऑडियो मैसेज आया है, ये असली है, खुद सुन लो। सती की नज़रें स्क्रीन पर ठहरी। उस पर व्हाट्सएप की गुफ्तगू खुली थी। ऊपर हुनैन यूसुफ लिखा था। हाशिम ने निगाहें सती पे जमाए प्ले का बटन दबाया। ओके, मैं आ जाऊँगी, आप ड्राइवर भेज दें। मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मुझे वापस भी इधर ड्रॉप करवाइएगा। मुझे भी आपसे बात करनी है, बाय। हुनैन की मसरूफ़ उलझी आवाज़ ख़त्म हुई। सादी का दिल काम कर रह गया। हाथों में लगी हथकड़ियाँ क्या होती हैं कोई उससे पूछता। सादी यूसुफ, मेरा ड्राइवर ठीक 20 मिनट बाद उसको पिक करने जाएगा और एक होटल में छोड़ देगा। सर्द महर सी मुस्कुराहट के साथ उसे बताने लगा, डोंट वरी, तुम्हारी बेवकूफ़ बहन को कुछ नहीं होगा, मगर मेरे गार्ड्स उसे वहीं बंद कर देंगे और सुबह से पहले उसको लौटने नहीं देंगे। और तुम्हारी जैसी फैमिलीज़ में ऐसा एक वाक़या इस बच्ची की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अब सब तुम्हारे हाथ में है। खुद भी पीछे होकर बैठा और तसल्ली से जैसे उसे मुजदा सुनाया, अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये नंबर देख लो, ये तुम्हारी बहन का ही नंबर है, मगर शायद उसने तुम्हारे जाने के बाद लिया था। उसको देखते हुए हाशिम ने हुनैन के नाम पे क्लिक किया तो उसकी प्रोफाइल खुल गई। सदी बेबसी भरी गुस्सीली नज़र हाशिम से होती स्क्रीन पे ठहरी। स्क्रीन पे हन्ना की प्रोफाइल पिक्चर थी, उसकी और सैम की सेल्फी। नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा था और साथ ही उसका व्हाट्सएप स्टेटस, व ओहिया रबुका इलन्नाहल। साथ में एक वीडियो कैमरे का निशान और लिखा था, अपडेटेड 6 मिनट्स आगो। सदी एकदम चौंका, हाशिम को देखा। ऑडियो दोबारा दिखाओ। हाशिम ने हुक्म की तकमील की। ऑडियो प्ले की, मगर सदी सिर्फ ऑडियो का वक्त देख रहा था। वो 20 मिनट पहले की थी। हुनैन की आवाज़ उसकी समात में नहीं सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था। 20 मिनट पहले, 6 मिनट पहले। केमिकल इंजीनियर ने जहन में जमा तफरीक की, जो अब घाटे का जवाब नहीं था। फिर उसने निगाहें उठाईं, मगर अब उनमें गुस्सा ना था, ना नफरत, ना बेबसी भरा दुख। उनमें अजीब सी तासुर था, ठंडे गोश्त जैसा।
پھر ساتھی نے گہری سانس لی اور ذرا پیچھے کو ہوا۔ سو کندھے اچکائے۔ سو جتنی جلدی تم یہ کاغذ پر کر دو گے اتنی جلدی میرے بندے تمہاری بہن کو عزت اور حفاظت سے واپس چھوڑ دیں گے۔ ساتھی انہیں نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم چاہو تو میری بہن کو اغوا بھی کر سکتے ہو، مگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم کوئی اور جرم افورڈ نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ میری نظروں میں میری بہن کو گراؤ، ہے نا؟ آبرو اٹھا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ ہاشم دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔